डिस्कस करूंगा वो पैरोल और फरलोग है। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम बेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ बेल, ये बेल नहीं है लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ बेल। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति अंडर ट्रायल होता है तब तो वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जब व्यक्ति अंडर ट्रायल होता है तो वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब यदि उसको बेल मिल जाता है तब तो बाहर है, जब तक उसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, मैंने आप लोग को एक बात और भी बतलाई थी कि अंडर ट्रायल जिस केस में सजा होनी है उससे 50% यदि वह सजा पूरी कर लेता है, अपना टर्म पूरा कर लेता है अंडर ट्रायल रहने के दौरान ही, तब भी वह बेल के लिए इंटाइटलमेंट वह उसका हो जाता है। ये भी चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो जिसको सजा हो चुकी है, ठीक है, जो कन्विक्ट है, और उसको उसके यहाँ पर कोई हादसा हो गया तो आप बेल तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तब वहां पर आप पैरोल अप्लाई करते हैं। पैरोल और फरलोग में क्या अंतर है? पैरोल किसको कहते हैं, फरलोग किसको कहते हैं? वो किसको कहाँ पर आप अप्लाई करिएगा इसको, ठीक है, और वहां से यदि रिजेक्ट होता है तो आप कहाँ जाइएगा, कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है? तो मैंने जैसा आप लोगों को बतलाया थोड़ी देर पहले कि पैरोल और फरलोग का प्रावधान जेल मैनुअल में किया गया, ठीक है ना, मैं जेल मैनुअल में इसका प्रोविजन किया गया है, ये सीआरपीसी में इसका प्रावधान नहीं किया गया। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से, ठीक है ना, उसमें कारण देना होता है, यदि टेम्पररली जेल से लीव चाहिए होता है, जैसे मेरे एक क्लाइंट के पिता की मृत्यु हो गई और मैंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, वो तुरंत ही जेल गया था, मैंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वह अंडर ट्रायल था, तो मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया कि उसको एक लीव दिया जाए जिससे कि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, और वह उसको मिला। लेकिन यदि उसे सजा हो जाती और तब उसके पिता की मृत्यु होती, तब मैं क्या करता? तब मैं पैरोल के लिए अप्लाई करता, लेकिन वो अप्लाई फिर कोर्ट में नहीं होता, वो अप्लाई कोर्ट में नहीं होता। और जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल को देने का अधिकार, पैरोल को स्वीकृत करने का अधिकार डिविजनल कमिश्नर के पास है। इस चीज को जान लिया आप, यदि जैसे पैरोल के लिए अप्लाई करते हैं उसका एक निश्चित फॉर्मेट है पैरोल का, पैरोल के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप पैरोल के लिए आप डिविजनल कमिश्नर, उस जिले के जो डिविजनल कमिश्नर हैं वहां पर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये संकट है, और इस संकट के कारण ये मेरे गए बिना यह संकट दूर नहीं हो सकता है, या फिर कुछ टेम्पररी जो परफॉर्म करना है वो पूरा नहीं हो सकता है, तो मुझे पैरोल की इजाजत दी जाए, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर को ठीक लगेगा यदि, तो पैरोल की इजाजत दे देता है। पैरोल जो है वो कितने दिनों के मिल सकता है और कितने बार मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन है। जब मैं फरलॉग पर आऊंगा तो मैं तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितने दिनों के लिए मिल सकता है, तो पैरोल ऐसे 15 दिनों के लिए मिलता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम अवधि 1 महीने तक हो सकती है, ठीक है ना। इसे हम डिविजनल कमिश्नर के पास अप्लाई करते हैं और वह उसको अपना स्पेसिफिक रीजन देते हैं कि इस रीजन से मुझे पैरोल चाहिए, और वह रीजन खत्म होते उसको वापस सरेंडर करना होता है। और एक चीज और भी आप जान लें कि वह जब पैरोल दिया जाता है तो पुलिस के सुपरविजन में सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि आपको पैरोल मिला और आप भाग गए, ठीक है ना। ऐसे तो पुलिस कस्टडी से भी लोग भागते हैं, ये आप लोगों को पता है, डेली न्यूज में आप लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये पुलिस की निगरानी में वे लोग रहते हैं, जो भी काम परफॉर्म करना है, जो करना है करें, वो अपना करते हैं, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में होता है, तो इसको हम पैरोल के नाम से जानते हैं। अब दूसरी चीज है फरलॉग। फरलॉग क्या होता है, इसका पावर किसके पास है, कौन इसको सैंक्शन करता है? फरलॉग भी एक टेम्पररी लीव है। इसके पहले मैं एक चीज और भी बता दूं, मैंने अभी कहा था कि पैरोल कितने बार मिल सकता है, तो पैरोल की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। पैरोल आप जितने बार चाहें ले सकते हैं, और पैरोल जब आप लेते हैं तो आप यह जान लीजिए कि वह जब आप बाहर भी रहते हैं तो वह छुट्टी काउंट होती है। मतलब कि आप जेल में जो आपका कन्विक्शन का जो दिन है, कन्विक्शन का जो जो डे है, वो डे काउंट नहीं होता है, उसको छुट्टी माना जाता है, ठीक है। आप जब आएंगे लौट कर तो जिस दिन से आप गए थे,
ठीक है ना। जिस दिन से आपने लीव लिया है और जो आप लौट कर आएंगे, तो जिस दिन से लीव लिया है उस दिन से लेकर जो जब तक आप गए हैं तब तक आपकी छुट्टी है, और उसके बाद जो है वह फिर जो शुरू हो रहा है, तो यह उसी दिन से फिर वह काउंट होता है। इसको माइनस कर उस दिन से वह काउंट होता है। अर्थात 15 दिन को आपके आगे की कन्विक्शन में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए पैरोल में कोई नंबर निर्धारित नहीं किया गया कितने बार पैरोल ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी आकस्मिकता जो है, एक कंटिजेंसी जो है, इमरजेंसी जो है, वह तो हो सकता है कि एक बार नहीं आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, तो पैरोल जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हेल्थ का कोई रीजन हो गया हो तब भी आप पैरोल ले सकते हैं। कुछ भी कंटिजेंसी आती है, लेकिन आप ये जान लें कि वो जो लीव है वो सिर्फ लीव होता है। आप जब भी वापस लौट के आते हैं तो आपका वही दिन काउंट हो रहा है जिस दिन आप गए हैं, ठीक है ना। और उसी दिन से फिर वह आपका आज से फिर शुरू होगा। अर्थात 15 दिन का जो कन्विक्शन आपका है वो आगे आपकी सजा में 15 दिन बढ़ जाएगा। तो आप मान लीजिए आप एक महीना कर 4 बार लेते हैं और आपकी सजा 10 साल है, तो वह सजा आपकी 10 साल 4 महीने हो जाएगी, ठीक है ना। 10 साल 4 महीने हो जाएगी। तो यह तो पैरोल के साथ ही अच्छी है। फरलॉग जो है, फरलॉग मोनोटोनी को तोड़ने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए कि आपको सजा हो गई, ठीक है ना, लंबी सजा आपको हो गई, आप कन्विक्ट हैं, और जब सजा आपको हो गई और तब आप आधी सजा काट चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे तो 7 साल की सजा उसमें बोली जा रही है, 7 साल की सजा आप मान लीजिए काट चुके हैं, और आपको सोसाइटी के साथ मिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसका काम सिर्फ यह नहीं है कि हम सिर्फ सजा दें, हमारा काम रिफॉर्म भी है। इसलिए आपको पता है ओपन जेल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर लोग परिवार के साथ रह सकते हैं, ठीक है ना, एसिमिलेट कर सकते हैं। ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है, आप एक सिनेमा भी बना था, आप ओपन जेल पर आप लोग देखे होंगे, शायद रोटी वोटी कोई सिनेमा था जो ओपन जेल पर बना था। ओपन जेल में रखा जाता है जहां पर सुधरने का मौका दिया जाता है और उनको क्लोजली वॉच किया जाता है। यदि वह ठीक ठाक से रहते हैं तब ऐसी स्थिति में उन्हें सोसाइटी में मिक्स करने दिया जाता है, जाने दिया जाता है, उनकी सजा को कम भी किया जा सकता है, ठीक है ना। वो प्रेयर करना होता है कि इसका आचरण अच्छा रहा है, इसलिए पहले इसे छोड़ा जा सकता है, इसे जो रिफॉर्मेटरी मेजर इसके साथ लिए गए हैं वह हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का काम या फिर हमारे सिस्टम का, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि सुधारना भी है, ठीक है ना, बल्कि सुधारना भी है। तो जब आपको फरलॉग दिया जाता है तो आप बहुत डिस्गस्टेड ना हो, मोनोटोनी तोड़ने के लिए आपको फरलॉग ग्रांट किया जाता है। आप फरलॉग के लिए अप्लाई करते हैं, फरलॉग ग्रांट किया जाता है, लेकिन फरलॉग 14 दिनों के लिए ही मिलता है, और फरलॉग अनलिमिटेड नहीं मिल सकता कि जितने बार आप चाहें वह उतने बार आपको मिले, या फिर वह डिसाइड करता है, जो आईजी प्रिजन है वह डिसाइड करते हैं, या फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको कितने बार मिलना चाहिए। तो फरलॉग और फरलॉग के का आप अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? फरलॉग के लिए आपको डीआईजी प्रिजन जो है उनके पास अप्लाई करना होता है, और डीआईजी प्रिजन रिपोर्ट मंगवाते हैं जेल से, यह देखते हैं, सारी चीजों को देखने समझने के बाद तभी फरलॉग को ग्रांट करते हैं। लेकिन आप ये जान लें, जो लोग काफी गंभीर सजा भुगत रहे हैं उन्हें फरलॉग नहीं मिल सकता है। उसे बहुत ही जब सर्कमस्टांसेस ढंग के हों जो कि बहुत फेवरेबल हो तभी फरलॉग मिल सकता है, ऐसे फरलॉग नहीं मिलता है। लेकिन फरलॉग में भी आप यदि कारण देते हैं, कारण कभी कभी फरलॉग कारण के आधार पर भी मिलता है। तो मैं अभी आपको एक केस बतलाने जा रहा हूँ, जो कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण साईं का केस है, जो कि पुत्र हैं आसाराम बापू के, दोनों बहुत ही कुख्यात रहे हैं और दोनों आजीवन कारावास की सजा को झेल रहे हैं। बहुत सारी सजा है, 10 सजा है, उसके साथ जुड़ी हुई 3-4 तो आजीवन कारावास की सजा है। तो नारायण स्वामी ने 2021 के अर्ली में उन्होंने फरलॉग लिया था, क्योंकि उनकी माँ बीमार थी। उन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन दिया था कि उनकी माँ को हार्ट अटैक हो गया है, तो उन्हें फरलॉग चाहिए। तो वहां पर फरलॉग उनको मिल गया, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत ही जुलाई में जाकर फरलॉग के लिए अप्लाई कर दिया।
ठीक है। तो वहां पर जेल अथॉरिटी जो है, जो डीआईजी प्रिजन है, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो जब वो रिजेक्ट कर दिया तो वह कहाँ जाएंगे, तो इसकी अपील कहाँ हो सकती है, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट में इसकी अपील की गई, हाई कोर्ट में इसकी अपील की गई और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने अलाउ कर दिया। उन्होंने जो भी रीजन दिया उसको उसने अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट इस चीज को थोड़ा सीरियसली ली, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए थे और बहुत सारे सीरियस केस थे, और उन्हें पिछली बार जब फरलॉग पर छोड़ा गया था तो उस समय उनके कुछ साधकों ने कुछ कहीं कहीं पर वायलेंस कर दिया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जेल अथॉरिटी जो थी वह उसने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया और इन्हें फरलॉग दे दिया। तो गुजरात गवर्नमेंट जो थी, क्योंकि उस समय वह सूरत में भी, नारायण स्वामी सूरत में बंद है, जगह जगह केस चला, लेकिन सूरत में वह बंद है नारायण स्वामी। तो गुजरात गवर्नमेंट जो थी वह सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने एक गाइडलाइन निर्धारित कर दी कि फरलॉग जो है वह किस आधार पर दिया जा सकता है, पैरोल किस आधार पर दिया जा सकता है। और उसमें पूरा गाइडलाइन में उन्होंने दिया कि पैरोल जो है वह कब दिया जाएगा, किस परिस्थिति में दिया जाएगा, फरलॉग का कंडीशन क्या है। और उसमें ही जो रिस्पोंडेंट थे नारायण स्वामी, उन्होंने एक ग्राउंड लिया था कि हमारा राइट है, फरलॉग जो है वह राइट है, ठीक है ना। कुछ सिंगल बेंच के जजमेंट भी थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये कहा गया था कि फरलॉग व्यक्ति का राइट है। लेकिन जो डिविजनल बेंच अभी था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो थे हेड कर रहे थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कुछ पैरामीटर फिक्स कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फरलॉग जो है वह राइट नहीं है, और फरलॉग को राइट के आधार पर यदि कोई क्लेम करता है तो वह गलत है। यह फरलॉग को आप अप्लाई करते हैं, लेकिन जेल अथॉरिटी डिसाइड करती है या फिर बाद में न्यायालय डिसाइड करती है कि वह आपको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यह पूरी पूरी तरह से वहां पर डिस्क्रिशनरी पावर है। हाँ, कुछ वैसे ग्राउंड हो जहां पर आपको फरलॉग देने की बात होगी तो फरलॉग दिया जा सकता है। और पैरोल जो है वह राइट है, पैरोल जो है वह राइट है, क्योंकि पैरोल जो है वह विशेष परिस्थितियों में जब आपके पास सामने कोई संकट आता है तब ऐसी स्थिति में पैरोल दिया जाता है, लेकिन फरलॉग जो है वह राइट नहीं है। दूसरी चीज है कि फरलॉग ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। जैसे पैरोल की जब बात हम करते हैं तो पैरोल जो है वह जितने बार चाहे वह आप ले सकते हैं। वो 15 दिनों के लिए होता है, लेकिन वो मैक्सिमम 1 महीने तक दिया जा सकता है। और वह जितने बार आपके सामने कंटिजेंसी आएगी, जो संकट आएगा, तो आप वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो ग्रांट भी होता है। लेकिन फरलॉग में कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, लिमिटेड आधार पर ही वो फरलॉग को अलाउ किया जाता है। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन दे दी और नारायण साई का जो केस था उसको उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया और गुजरात गवर्नमेंट ने जो अपील की थी उसको उसने अलाउ कर दिया। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा केस आता है तो आप पैरोल के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा केस आता है तो पैरोल के लिए अप्लाई करेंगे, और जब 7 साल सजा पूरा हो जाता है कन्विक्ट का, तब फरलॉग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फरलॉग के लिए कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन वहां पर कुछ रीजन देने होंगे, बताने होंगे कि मोनोटोनी हो गई है, ये मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इन सारी चीजों को आपको सामने लाना होगा। सोसाइटी के साथ मिक्स करने की आवश्यकता है, परिवार के साथ मिक्स करने की आवश्यकता है, इनका आचरण जो है इस दौरान बिल्कुल ठीक ठाक रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको वहां पर बताना होगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आप जब वहां पर क्लियर करेंगे, जब इन सारी चीजों के साथ आप आवेदन करेंगे, तब आपको यह सैंक्शन हो सकता है। तो मैं इसको समअप करता हूँ इस रूप में, पैरोल को और फरलॉग को, कि जो व्यक्ति कन्विक्ट है उसको पैरोल मिल सकता है विशेष परिस्थितियों में, जब कुछ कंटिजेंसी आ जाए। उसको आप अप्लाई कहाँ करेंगे, आप अप्लाई करेंगे डिविजनल कमिश्नर के पास, उस जिले के जो डिविजनल कमिश्नर है उसके पास अप्लाई करेंगे आप। यदि वह रिजेक्ट करता है तो आप हाई कोर्ट में इसकी अपील में जाएंगे। पैरोल मैक्सिमम 1 महीने तक का हो सकता है। फरलॉग जब आप कन्विक्ट हैं और 7 साल तक की सजा पूरी कर चुके हैं
और फरलोग आपको चाहिए, तब ऐसी स्थिति में आप डीआईजी जेल प्रिजन के पास अप्लाई करेंगे और वहां पर आपको देना पड़ेगा, परिस्थितियां देनी पड़ेंगी और आपको आज अपना आचरण बताना पड़ेगा और तब ऐसी स्थिति में आपको वह अलाउ हो सकता है, लेकिन वह एक बार में 14 दिनों के लिए ही अलाउ होता है। पैरोल के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितने बार अलाउ होगा इसके लिए वो कुछ लिमिटेशंस निर्धारित किए गए हैं और वह कोर्ट ये फिर देखेगी अथॉरिटी कि आपको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, या पहले जो आपको फरलॉग दिया गया था उसमें आपका आचरण कैसा रहा है। नारायण साईं का जो प्ली को रिजेक्ट किया कि जो क्लेम को नहीं माना गया, वो इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उनका आचरण सही नहीं रहा है और उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगते रहे। जब भी वह बाहर रहे काफी गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे। तो यह तो पैरोल और फरलोग की बात आई। रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण साईं का जो केस है, यह पैरोल और फरलोग को लेकर गाइडलाइन पूरा जारी किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस रंगनाथन कर दो जज हैं जिन्होंने इसको किया और अक्टूबर में ही आया है। ये 20 अक्टूबर 2021 को यह जजमेंट आया है और ये पिछले सारे जजमेंट को किनारे करते हुए पूरा गाइडलाइन इशू किया है। इसीलिए आप लोग यदि इसको पढ़ लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और ज्यादा बड़ा जजमेंट नहीं है, मात्र 23 पेज का जजमेंट है, ऐसा भी नहीं कि 136 पेज का जजमेंट है। इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बाय।